जेफरी एप्स्टीन का नाम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे डरावने अपराध मामलों में लिया जाता है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पहचान सिर्फ एक अमीर फाइनेंसर के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के प्रभावशाली और ताकतवर लोगों से गहरे संबंध रखने वाले व्यक्ति के रूप में भी थी। राजनीति, उद्योग जगत, शिक्षा संस्थान और यहाँ तक कि शाही परिवारों तक उसके संपर्क बताए जाते हैं। यह कहानी केवल एक व्यक्ति के अपराधों की नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है जहां पैसा और ताकत न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। एक शुरुआती जीवन और उभार। जेफरी एपस्टीन का जन्म 1953 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। वह किसी अमीर या प्रभावशाली पृष्ठभूमि से नहीं आया था। शुरुआत में उसने एक स्कूल में गणित पढ़ाने का काम किया, लेकिन बिना औपचारिक डिग्री के भी वह धीरे धीरे वित्तीय दुनिया में प्रवेश करने में सफल हो गया। कुछ समय बाद उसने खुद को एक सफल निवेश सलाहकार के रूप में स्थापित कर लिया। उसकी कंपनी के बारे में कहा जाता था कि वह केवल बेहद अमीर ग्राहकों का पैसा संभालती है। हालांकि उसकी असली कमाई और संपत्ति के स्रोत को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। धीरे धीरे उसने न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और कैरिबियन द्वीपों में आलीशान संपत्तियां खरीद ली। उसका निजी जेट और निजी द्वीप भी चर्चा में रहे। दो ताकतवर लोगों से संबंध। एपस्टीन की सबसे बड़ी ताकत उसके संपर्क थे। उसके बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया के कई बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों के संपर्क में था। उसके निजी द्वीप और घरों में कई हाई प्रोफाइल पार्टियां और मीटिंग्स होने की बातें सामने आईं। यही वजह थी कि जब उसके खिलाफ आरोप लगे, तो मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। 2008 का विवादित कानूनी समझौता। साल 2005 से 2007 के बीच उसके खिलाफ नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप सामने आने लगे। जांच के बाद 2008 में उसे एक विवादित प्ली डील, कानूनी समझौता, मिला। इस समझौते के तहत उसे गंभीर संघीय आरोपों से बचा लिया गया। उसे केवल लगभग 13 महीने की सजा हुई। जेल में रहते हुए उसे दिन में काम के बहाने बाहर जाने की अनुमति भी दी गई। इस फैसले की बाद में कड़ी आलोचना हुई। कई लोगों ने कहा कि यह विशेष व्यवहार उसकी ताकत और संपर्कों की वजह से मिला। 4 रिहाई के बाद की जिंदगी। जेल से बाहर आने के बाद एपस्टीन ने अपनी आलीशान जीवन शैली दोबारा शुरू कर दी। वह फिर से सामाजिक कार्यक्रमों और प्रभावशाली लोगों के बीच दिखाई देने लगा। हालांकि उसके खिलाफ आरोप और विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। पीड़ितों और सामाजिक संगठनों ने लगातार न्याय की मांग जारी रखी। 2019 में दोबारा गिरफ्तारी। साल 2019 में मामला फिर से खुला। इस बार उस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण जैसे गंभीर संघीय आरोप लगाए गए। उसे न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया और जेल में रखा गया। इस बार मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। कई बड़े नामों की जांच की मांग उठने लगी। 6 रहस्यमयी मौत। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में एपस्टीन मृत पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन जेल में सुरक्षा में चूक की बातें सामने आईं। कैमरों के बंद होने और निगरानी में कमी की रिपोर्ट आई। कई लोगों ने इस मौत पर सवाल उठाए। आज तक उसकी मौत को लेकर बहस और संदेह जारी है। साथ यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है? यह केस केवल अपराध का मामला नहीं था। यह दर्शाता है कि कैसे सत्ता और पैसा न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। पीड़ितों की आवाज दब सकती है। बड़े और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई कितनी कठिन हो सकती है।
इस पूरे मामले को समयरेखा, टाइमलाइन और ट्री फॉर्मेट में समझने से यह साफ होता है कि कैसे वर्षों तक आरोप दबे रहे और फिर अचानक वैश्विक मुद्दा बन गए। निष्कर्ष। जेफरी एपस्टीन की कहानी एक चेतावनी की तरह है कि जब धन, शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग होता है तो उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। यह मामला आज भी चर्चा में है क्योंकि इससे जुड़े कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं।